कुसुम देवी अपने परिवार के साथ एक बड़े से बंगले में रहती थी। कुसुम का एक ही बेटा था, अनुज, जिसने हिना नाम की मुस्लिम लड़की से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। कुसुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे मजबूरन हिना को अपने घर की बहू स्वीकारना पड़ता है, लेकिन कुसुम दिल से हिना को अपनी बहू नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन हिना किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कुसुम आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या बना रही है? तो अजीब सी खुशबू आ रही है। कहीं मांस मच्छी बनाने का तो इरादा नहीं है ना तेरा? अरे नहीं माँ जी, मैं तो सोयाबीन कबाब बना रही हूँ। मांस मच्छी तो मैंने तभी छोड़ दिया था जब मेरी शादी हो गई थी। फिर तो अच्छी बात है कि तूने हमारे घर के तौर तरीके को अपना लिया। वैसे जल्दी से खाना बना दे, मुझे भूख लग रही है। और हाँ, नवरात्र आने वाले हैं, याद दिलाना पड़ेगा, या फिर पता है इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मुझे नवरात्रों के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरी सारी सहेलियाँ ना हिंदू थी, इसीलिए मुझे नवरात्रों के बारे में सब पता है कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे व्रत रखा जाता है, कैसे कन्या पूजन की जाती है, सब कुछ मालूम है। तो आप ना निश्चिंत रहिए, ये नवरात्र के दिनों में सारी तैयारी ना मैं अकेले खुद ही कर लूंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। तो बाकी ध्यान रखना कि अगर तूने कुछ शिकायत का मौका दिया ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे बेटे की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब नवरात्रों का दिन आ रहा था। हिना जोर शोर से नवरात्रों में माता रानी की चौकी बैठाती है और इन दिनों बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखती है। नवरात्रों में कुसुम 9 दिन का व्रत रखती है। ऐसे ही नवमी वाले दिन हिना सुबह सुबह उठकर पूरे घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके कन्या पूजन का प्रसाद बनाती है। तभी वहाँ कुसुम की पड़ोसन आती है और प्रसाद की खुशबू सूंघ कर कहती है, अरे वाह कुसुम, तेरे घर में तो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बन रहा है। क्या बात है, बहुत लाखों में एक लेके आई है तू। भले ही मुस्लिम है तेरी बहू, लेकिन घर के कामकाज में, संस्कारों में ना लाखों में एक है। तेरे घर में प्रसाद भी बन गया, बाकी लोगों के घर में तो अभी काम ही हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे मोहल्ले में सबसे पहले तू ही कन्या पूजन करवाएगी। तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ मेरी बहू ने अकेले किया है? अरे मैं भी तो लगी हुई हूँ सुबह से। मेरे घर में हमेशा सबसे पहले कन्या पूजन होती है, तो इस बार भी वही होगा जो परंपरा शुरुआत से चली आ रही है, उसे थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं है हम सब बूढ़े पुरानों की ये सारी परंपरा, वरना आजकल के बच्चे ना परंपरा रीति रिवाज माने तो फिर गैर धर्म में जाके शादी नहीं करते। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं ये कहने आई थी कि अगर तेरे घर में कन्या पूजन हो जाए तो तू कन्याओं को मेरे घर भेज देना। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर कन्या पूजन करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन हिना की अम्मी हुमैरा बेगम का फोन आता है। हिना अपनी अम्मी से बात करने लगती है, तभी हुमैरा कहती है, बेटा हिना, मुझे ये बताना था कि अब कुछ दिनों में रमजान आने वाले हैं, तो तू हर साल रमजान के रोजे रखती है, इस बार भी रखेगी क्या? हाँ अम्मी, क्यों नहीं। निकाह होने के बाद हम अपना रोजा तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें तो सारी फेस्टिवल पसंद है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। वो सब तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सास तुझे रमजान करने से मना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर कभी रमजान का रोजा नहीं रख पाएगी। एक बार अपनी सास से इस बारे में बात कर ले। अगर वो खुश है और उनको कोई आपत्ति नहीं है तो तू रोजा रख ले, वरना अब तेरी शादी हो चुकी है। जैसे तेरे ससुराल वाले तुझे कहते हैं तो वैसा ही कर। हमारा क्या है, हम तो मायके वाले हैं। बेटी का गुजारा मायके में नहीं बल्कि ससुराल में ही होता है। जैसा वो कहे तो वैसा ही करना। माँ, आप ना फालतू का टेंशन ले रहे हैं। आप नहीं जानती, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे रमजान का रोजा रखने से मना नहीं करेंगी, बल्कि वो तो यही कहेंगे कि हिना, तुझे जो दिल करता है तू वो कर। ठीक है, वो तो तू बात कर ले, उसके बाद मुझे फोन करके बता देना। थोड़ी देर बाद हिना जाकर अपनी सास से रमजान के बारे में बात करती है। तभी कुसुम कहती है, सारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे तेरी शादी हो चुकी, तुझे पता तो होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हमारे धर्म में ये रोजा वोजा ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए अब अगर रहना है हमारे साथ तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, अगर मैं रोजा रख लेती हूँ तो इससे मेरे संस्कार थोड़ी ना बदल जाएंगे। मेरे मन में आपके प्रति जो प्यार और व्यवहार का मान सम्मान है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। बस मैं रोजा बचपन से करती आ रही हूँ, तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि शादी के बाद आपके रीति रिवाज और मेरे तीज त्योहार को भी अपने साथ लेकर चलूं।
देख, एक बात मैंने तुझे पहले समझाया था और अभी भी समझा रही हूँ, मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के ले जा सकती है। लेकिन माँ जी, रोजा रखने से दिक्कत क्या हो जाएगी? घर के सारे काम मैं समय से करूँगी, बस मुझे उस घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। देख, मेरे घर में मुस्लिम धर्म के भगवान की पूजा पाठ नहीं होगी और मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती। इस बात को तू अब समझ जा, समझी? इतना बोलकर कुसुम अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम पूरी तरह से जिद पे थी। वो नहीं चाहती थी कि हिना रमजान के रोजे रखे। ऐसे ही एक दिन हिना उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी अनुज वहाँ आता है और हिना अनुज को सारी बात बताती है, जिसके बाद अनुज कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ अलग शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत समय से इस घर को संभालने की कोशिश कर रही हो, माँ का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो है कि तुम्हें समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। यहाँ तक कि मुस्लिम होने के बाद भी तुमने नवरात्रि का त्योहार इतने अच्छे से मनाया, माँ को एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर तुम माँ की खुशी में खुश हो तो क्या माँ का फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारी खुशी में खुश रहे? अब बहुत हो गया, अब हम दोनों यहाँ से चल रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हैं? वो जैसी भी है हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करती, और इसमें माँ की क्या गलती? जो चीज सालों से चलती आ रही है वो एकदम से कैसे बदल सकती है? ये तुम्हारा भोलापन है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, वरना कोई और होती तो कब का मेरा घर तोड़ दिया होता। तभी वहाँ पर कुसुम आ जाती है और कुसुम अनुज और हिना की सारी बातें सुन लेती है। हिना की सारी बातें सुनने के बाद कुसुम खुद पर शर्मिंदगी महसूस करती है और वो हिना से माफी मांगते हुए कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। तू हमेशा मेरे घर को जोड़ने की कोशिश करती रही और मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। आज मुझे एहसास हो गया कि अगर इंसान सही तो धर्म और जात पात बिल्कुल मायने नहीं रखता। भले ही मुस्लिम धर्म की है, लेकिन तू दिल से और मन से बड़ी अच्छी है। हिना भी सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी सास को गले लगा लेती है, जिसके बाद हिना अब हंसी खुशी रमजान के रोजे अपने ससुराल में रखती है। अंजू देवी की 5 बेटियां थी, अंजलि, नेहा, प्रियंका, कीर्ति, स्नेहा। अंजू देवी का एक बेटा भी था जिसका नाम विपुल था। विपुल शादीशुदा था, उसकी पत्नी का नाम काजल था। एक समय ऐसा था जब अंजू देवी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छे समय बुरे समय में बदल जाता है। ऐसे ही अंजू देवी के साथ हुआ। अंजू देवी के सारे बच्चे जब छोटे थे तब उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अंजू देवी ने अपने पति को बचाने के लिए अपना पूरा धन दौलत लगा दिया था, लेकिन कहते हैं ना भगवान को जो मंजूर था वो तो होना ही था। आखिरकार अंजू देवी का सुहाग उसी समय चला गया जब उसके बच्चे काफी छोटे थे। अंजू देवी ने मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया। ऐसे ही एक दिन अंजू देवी की बहू काजल मुंह फुलाकर गुस्से में रसोई का काम कर रही होती है। तभी अंजू काजल से कहती है, अरे बहू, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दे, मेरा गला सूख रहा है। अरे माँ जी, आपकी 5 बेटियां हैं, जरा कुछ काम उनसे भी करवा लिया करो। सारा काम मैं ही करूँ क्या घर का अकेले? एक गिलास पानी तो दे ही सकती है आपकी बेटियां आपको। अच्छा बहू, तू ना रहने दे, मैं खुद ले लूंगी पानी। वैसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, शरीर बिल्कुल सही रहता है, वरना हड्डियों में ना जंग लग जाती है। तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं खुद पानी लेके पी लूंगी। तभी काजल मुंह बनाते हुए कहती है, बुढ़िया अपने आप पानी लेकर पी सकती है, लेकिन अपनी बेटियों से ना एक काम नहीं करवाएगी। जाने इसकी बेटियां जब ससुराल जाएंगी तब पता नहीं क्या करेंगे। सही कहा है किसी ने, अपनी बेटी ना सबको प्यारी होती है और दूसरे के घर से आई हुई बेटी किसी की प्यारी नहीं होती। वो तो मशीन होती है, जितना मर्जी उतना काम करवाओ घर का। अंजू देवी की 5 बेटियां जिनका सपना था कि वो अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, इन सब में अंजू देवी अपनी बेटियों को पूरा सपोर्ट किया करती। अंजू देवी की 5 बेटी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया करती। अंजू देवी का एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई करे और एक मुकाम हासिल करे, इसलिए अंजू देवी अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना चाहती थी। अंजू देवी की 5 बेटियां एक साथ कमरे में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते रात के करीब 2 बज जाते हैं। अंजू देवी उनके पास दूध का गिलास लेकर आती है और उन सबसे कहती है, अरे बेटा,
तुम पांचों जरा ये दूध पी लो, रात काफी हो चुकी है, थोड़ा सा आराम कर लो। तुम पांचों के आंख के नीचे काले घेरे हो चुके हैं। अरे माँ, आप ना चिंता मत करो, ये काले घेरे बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। जितनी मेहनत हम पांचों कर रहे हैं ना, वो एक दिन सफल होगा ही। और वैसे भी आपका आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, बहू की बात का बुरा मत मानना। वो क्या होता है ना, जब इंसान अकेले सारा काम करता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। बस यही बात है बहू के अंदर, और इसीलिए वो ना कुछ कह देती है। तो उसकी बात का बुरा मत मानना। और वो तुमसे बड़ी है तो उनकी बात का कभी जवाब भी मत देना पलटकर। अरे नहीं माँ जी, आप कैसी बातें करें। भाभी है तो हम इतनी मेहनत कर भी रहे हैं, वरना अगर आप घर का काम करती तो हमसे देखा भी नहीं जाता। फिर हमारी पढ़ाई के बीच में बहुत सारी रुकावट आती है, जो कुछ भी है भाभी की वजह से। अगर वो दो बातें कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं ना। सुनकर अच्छा लगा कि मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं। बाकी समय बहुत बलवान होता है बच्चों। आज काजल तुमसे रूठी हुई है, कल को वो बहुत खुश होगी तुम्हारी तरक्की देखकर। फिलहाल के लिए दूध पी लो और सो जाओ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक सुबह पांचों नहा धोकर अपना एग्जाम देने के लिए चली जाती है। घर का सारा काम यूं ही फैला हुआ था। जब काजल की आंख खुलती है तो वो गुस्से में पूरे घर में कलेश करने लगती है और कहने लगती है, पांचों महारानी नहा धोकर पूरे घर में सामान यहाँ से वहाँ लेकर चली गई नौकरी करने के लिए। अरे क्या मैं नौकरानी हूँ इस घर की? सारा काम क्या मैं अकेले ही करूँ? कितना भी सीख लो, चिल्ला लो, लेकिन इस घर में ना किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक तो मेरा निठल्ला पति, इसकी वजह से मुझे ये सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं। वरना अगर मेरा पति सही होता तो मुझे इस घर में एक गिलास पानी उठाने के लिए भी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। अरे बहू, आज के दिन तो लड़ाई मत कर। आज तेरी नंद का एग्जाम है। अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया ना, तो पांचों जिस मुकाम को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, उनका वो सपना पूरा हो जाएगा। और बहू, घर का काम का क्या है, मैं हूँ ना तेरी मदद करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तू बैठ जा बहू, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी। इसके लिए लड़ाई झगड़ा क्या करना, एक ही घर में रहना है हमें। माँ जी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। जो बातें आप मुझसे कह रही है ना, अगर वही बातें आप अपनी पांचों बेटियों को समझा देती तो बड़ा अच्छा होता। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अगर वो थोड़ा सा हाथ किसी के काम में भी बटा दे तो भी मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन आपसे तो ये होगा नहीं। काजल गुस्से में जाकर अपने कमरे में सो जाती है। बेचारी अंजू देवी पूरा घर का काम अकेले करने लगती है। ऐसे ही शाम को पांचों घर आती है और देखती है कि अंजू देवी रसोई में जाकर खाना बना रही है। ये देख पांचों को बहुत बुरा लगता है और वो पांचों रसोई में घुसकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या, आप खाना बना रही हैं? अब ये सब छोड़ो, आप, हम आ गए हैं, हम कर लेंगे सब कुछ। वैसे भी एग्जाम तो दे दिया हमने, अब रिजल्ट का इंतजार है। तुम पांचों थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं माँ, हम कर लेंगे, आप ना जाकर आराम करो। पांचों बेटियां जबरदस्ती करके अपनी माँ को आराम करने के लिए कह देती है और पांचों बहनें मिलकर रात का खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समय आता है जहाँ अंजू देवी की पांचों बेटियां अलग अलग पोस्ट पर ऑफिसर बन जाती हैं। उन पांचों का सपना पूरा होता है और उन पांचों को सम्मानित करने के लिए उन्हीं के राज्य के सम्मानित लोग उन पांचों को एक समारोह में बुलाते हैं, जहां पांचों बहनें अपने पूरे परिवार के साथ जाती है। उन पांचों को एक साथ सम्मानित किया जाता है। तभी अंजलि खुशी से स्टेज पर जाके सबके सामने कहती है, कहते हैं ना, किसी भी सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई जरूर होता है, क्योंकि सफल इंसान अकेले ही मेहनत नहीं करता, उसके साथ उसका पूरा परिवार होता है। उसके साथ उसके परिवार का भी बराबर का एफर्ट होता है। हम पांचों आज जिस मुकाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, उस मुकाम में मेरी माँ के साथ साथ हमारी भाभी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करती तो शायद आज हम हार चुके होते। और आज मैं गर्व से कह रही हूँ कि हमारी भाभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। ये सुनकर काजल को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। थोड़ी देर बाद वो सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। तभी काजल कहती है, दीदी, एक बात मुझे आपसे तो कहनी है। हमेशा आप घर में छोटी बड़ी बात को लेकर कलेश करती थी और आज आप पूरे समाज के सामने मेरी इज्जत को आपने इतना ऊंचा कर दिया। आज मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं आपसे पैसों के बारे में इतना बुरा बुरा बोलती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी। भाभी, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है
और कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ पे खटपट तो होती रहती है। उसी तरह से थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती रहती है घर में, और लड़ाई झगड़ा ही सही, लेकिन आपने पूरे घर को संभाला है, इसीलिए असली श्रेय तो आपको और माँ को ही जाता है। काजल रोते हुए अपनी 5 नंदों को गले लगाती है और इस तरह से वो सभी आपस में गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। अंजलि अपने छोटे से घर में अपने पति अशोक के साथ रहा करती थी। अशोक अंजलि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे हमेशा परेशान करने के लिए कोई न कोई हरकत करा करता। अंजलि को अपने पति की ये बदमाशी जरा भी पसंद नहीं आती और ऐसे ही एक दिन लगता है अंजलि अभी तक खाना बना रही है, अब आएगा मजा, अभी करता हूँ उसे तंग। इतना बोलकर अशोक अंजलि के पास जाता है और उसे खाना बनाता देख जोर जोर से बोलने लगता है। अरे तुम करती क्या हो? रात के 9 बज गए हैं और अभी तक खाना नहीं बना। तुम्हें जरा भी होश नहीं है कि तुम्हारा पति मेहनत मजदूरी करके रात में घर आता है। भूलो मत अशोक जी, मैं भी काम पर जाती हूँ, पर आपकी तरह मैं घर आकर चिल्लाती नहीं हूँ, बल्कि आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे तुम फैक्ट्री में जाकर सिर्फ धागा काटने का काम करती हो, और तुम्हारा फैक्ट्री का काम कितना अच्छा है। तुम सुबह 10-11 बजे जाती हो और शाम में 5 बजे घर आ जाती हो, पर फिर भी तुम हमेशा लेट खाना बनाती हो। देखिए जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी, फिर खुद बनाना और खुद खाना। अच्छा, तो सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देती कि पति पैसा भी कमाए और तुम्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाए? अंजलि अशोक की बदमाशी देखकर चिढ़ जाती है और गुस्से में खाना बनाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अंजलि का ऐसा गुस्सा देखकर अशोक खुद खाना बनाने लगता है और बड़े ही प्यार से अंजलि को खिलाते हुए उससे कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो तेरे साथ मस्ती करता हूँ, तू मेरी इन बदमाशियों से इतना नाराज क्यों होती है? जब तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ये बदमाशियाँ पसंद नहीं है तो मुझे परेशान क्यों करते हो? अच्छा चलो ठीक है, कल से मैं बदमाशी नहीं करूँगा। चलो अब मेरे हाथों से खाना खा लो। देखो, जो खाना तुमने छोड़ दिया था उसे मैंने पूरा किया है। गलती भी तो तुम्हारी थी, नहीं करनी चाहिए थी ना ऐसी बदमाशी। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा, मैं कहीं चली जाऊँ, तब क्या करोगे? अरे भाग्यवान, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम ही तो हो मेरी, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा जिसके साथ मैं मस्ती मजाक कर सकूं? इसलिए बस तुम्हारे साथ थोड़ी बदमाशी कर लेता हूँ, तुम्हें छेड़ लेता हूँ ताकि तुम्हें मैं मना सकूं। अशोक की ऐसी बातें सुनकर अंजलि मान जाती है और उसके हाथों से खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अंजलि, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा बिस्तर लगा दो और थोड़ा पैर भी दबा देना। अरे मेरे पति परमेश्वर, बिस्तर लग गया है, आकर लेटोगे तभी तो मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। इस तरह से अशोक एक बार फिर अंजलि को चिढ़ाने की कोशिश करता है। समय यूं ही बीतता जाता है और अशोक इसी तरह से अंजलि को परेशान करता है और ऐसे ही एक दिन। अशोक भाई, मैंने सुना है तुम भाभी को बहुत परेशान करते हो। हाँ रमन भाई, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तेरी भाभी के अलावा और कोई नहीं है और मैं तेरी भाभी पर जान वारता हूँ। अगर कभी मैं बदमाशी न करूँ तो उसकी रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरती। अगर ऐसी बात है तो आज भाभी को थोड़ा ज्यादा परेशान कर दो, हमारे साथ बैठकर 2-2 पैग मार लो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये सब नहीं पीता, और अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने नशा किया है तो वो तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देगी। अरे भाई, अभी तुमने ही तो कहा था कि भाभी तो तुम्हारी बदमाशियां पसंद करती है। अब शर्माओ मत, बैठ जाओ, हमारे साथ कुछ नहीं कहेगी भाभी। इस तरह से अशोक का दोस्त रमन जबरदस्ती अशोक को शराब पिला देता है। अब अशोक रात के 12 बजे नशे की हालत में घर आ जाता है। अशोक को नशे में देख अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। आपने शराब पी है? अरे और क्या क्या करोगे अभी बता दो ना मुझे, मैं शाम से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, पर तुम तो नशे की हालत में धुत घर आए हो। माफ कर दे भाग्यवान, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी तो उन्होंने जबरदस्ती खिला भी दिया होगा, इसीलिए अब मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ तो खाने को दे। तुम्हारी बदमाशियां बढ़ती जा रही है, अब मुझे इन्हें सुधारना होगा, इसीलिए मैंने सोच लिया है आज तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह से अंजलि अशोक को कुछ भी खाने को नहीं देती और उसे नीचे जमीन पर सोने को कहती है। बेचारा अशोक पूरी रात भूखा नीचे जमीन पर सोता है और अगली सुबह लेट उठने की वजह से अंजलि पर नाराज होने लगता है। मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया। अरे रात को अगर मैं पीकर आया था तो तुमने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लिया था, फिर क्यों तुमने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया?
चिल्लाओ मत, मैंने सुबह तुम्हें उठाया था पर तुम इतने नशे में थे कि उठे ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारे मुंह पर पानी मारना पड़ा और जब उठे हो तो मुझे पर चिल्ला रहे हो। अंजलि की बातें सुनकर अशोक गुस्से में काम के लिए निकल जाता है और रात को शांत दिमाग से घर आता है। पर अंजलि अब भी नाराज और गुस्से में थी। अंजलि को गुस्से में देख अशोक उससे कहता है, कल के लिए और सुबह के लिए मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगनी चाहिए, शराब नहीं। क्या हुआ, आज आपके दोस्त ने शराब नहीं पिलाई? अच्छा, लगता है पैसे खत्म हो गए होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो बस बदमाश दोस्त है, उन्होंने जबरदस्ती पिला दी। अगर आपके दोस्त बदमाश है तो आप कौन सा कम है? आप भी तो एक नंबर के बदमाश हैं, जो हमेशा मुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। इतना बोलकर अंजलि अशोक को खाने के लिए देती है, पर क्योंकि अंजलि नाराज होती है इसलिए अशोक कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाकर सो जाता है। अगली सुबह अशोक घर के खर्चे के लिए अंजलि को पैसे देकर चला जाता है और रात में अंजलि एक बार फिर अशोक से पैसे मांगती है। पैसे पर किस लिए? सुबह ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। आपने जो पैसे दिए थे उनसे मैं सब्जी लेकर आ गई, वो भी पूरे हफ्ते भर की। अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में आटा और चावल भी लाना है, और अगर अनाज नहीं खाना तो भले ही पैसे मत देना। पर अंजलि, इससे पहले तो तुमने इतने पैसे कभी नहीं खर्च किए, फिर इस बार इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? जब आप शराब पीने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो तो क्या मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकती? और वैसे भी मैंने उन पैसों को शराब पर नहीं बल्कि हफ्ते भर की सब्जी पर खर्च किया है। अब तक अंजलि नाराज थी, वह अशोक की हर बातों का उल्टा जवाब दे रही थी। ये देखकर अशोक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हाथ उठाता है, पर अशोक अपने हाथों को कंट्रोल कर लेता है और अंजलि से कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अपने पैसे से ले आओ, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर अशोक आराम करने के लिए चला जाता है। अशोक को ऐसा देख अंजलि को बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, आ रहा है मेरा पति लाइन पर। अगर मैं इस तरह से टाइट नहीं होती तो इनकी बदमाशियां बढ़ती जाती। अब बदमाश पति को सुधारने के लिए बीवी को तो बदमाश बनना ही पड़ेगा। शुक्रिया कमला बहन तुम्हारा। इतना बोलकर अंजलि भी सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह अशोक काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है और तभी अंजलि की एक पड़ोसन कमला वहाँ आ जाती है। कमला को देख अंजलि जल्दी से घर से बाहर निकलती है और कमला को साइड में ले जाकर उससे कहती है, अरे बहन, तुम अभी क्यों आ गई? अभी तक अशोक जी घर से बाहर नहीं गए हैं। अरे मैं तो ये पूछने आई थी कि मेरा दिया हुआ आइडिया काम आया या नहीं। अरे बहन पूछो मत, उन्होंने तो अब बदमाशी करना भी छोड़ दिया है, लाइन पर आ चुके हैं। और तो और उन्होंने अपने बदमाश दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया है। सही कहा था तुमने, बदमाश पति को सीधा करने के लिए बदमाश बीवी बनना जरूरी है। अगर ऐसी बात है ना बहन, फिर तो बहुत अच्छा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और इस तरह से अंजलि अशोक को रास्ते पर ले आती है, जिसके बाद फिर कभी अशोक इस तरह की बदमाशियां नहीं करता और अंजलि अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।